हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड संस्कृत 2026-27 वाले नए सेशन का नया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डिटेल्ड फॉर्मेट में अच्छे से जानने वाले हैं कि संस्कृत का नया सिलेबस क्या है और संस्कृत का एग्जाम पैटर्न कौन सा रहने वाला है। उसके बारे में आज हम डिटेल्ड में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारी चीजें इस वीडियो में कवर कर दिया हूं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पर बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न का मतलब ये होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। यानी कोई सवाल 5 अंक का आता है, कोई सवाल 3 अंक का आता है, कोई सवाल बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है, तो कोई सवाल आपका वर्णनात्मक प्रश्न में। यानी प्रश्नों में जो विविधताएं होती हैं उसके बारे में हम जानते हैं एग्जाम पैटर्न वाले टॉपिक पर। उसके बाद जब हम अगले टॉपिक पे आएंगे, न्यू सिलेबस मतलब जो सिलेबस आपका रहने वाला है संस्कृत का, उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले आप सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में बता दीजिए कि कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने संस्कृत लिया है और वो संस्कृत का सिलेबस या फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं। तो वह कमेंट में टाइप कर दें FC। अगर वो कमेंट में टाइप कर देंगे FC तो मुझे कम से कम पता चल जाएगा कि मतलब इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि संस्कृत लिए हैं और कोर्स पढ़ना चाहते हैं संस्कृत का। ठीक है, तो 2 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स होंगे बस आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, FC लिख दो। अगर फुल कोर्स नहीं लिख पा रहे हो तो केवल FC ही लिख दो बस। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पर आते हैं। तो संस्कृत का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहली बात एकदम बेसिक सी चीज पर हम चलते हैं। संस्कृत में कुल मिलाकर के 100 अंक का पूर्णांक होता है। कितने अंक का पूर्णांक होता है? 100 अंकों का पूर्णांक होता है। ये तो भैया मुझे पता है। आगे बताइए, आखिर इसमें 100 अंक का पूर्णांक तो होता है, इतनी चीज मान लिया हमने, समझ लिया। उसके बाद इसमें इसमें 2 भाग होते हैं। जब एग्जाम में आपसे पेपर पूछा जाएगा, मतलब पेपर में जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में आप परीक्षा में जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें 2 खंड होंगे। कौन कौन से खंड होंगे? पहला खंड होगा जिसको हम कह सकते हैं खंड अ, ठीक है, और दूसरा खंड होगा जिसको हम कह सकते हैं खंड ब। एक एक चीजें मैं लिख करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप हो चाहे तो 2x पर भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो 90 प्लस 95 प्लस या 100 में 100 संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में लाना चाहता है, तो या किसी भी सब्जेक्ट में, उनको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में सबसे पहले ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर उनको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस ही नहीं पता है तो 100 में से 100 और 95 90 पार मुझे मुश्किल लगता है लाना। ठीक है, ये चीजें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो 100 पूर्णांक है। खंड अ और खंड ब 2 भाग में डिवाइड होता है। लेकिन इसके पहले जो खंड अ खंड ब पर आने से पहले 100 अंक का पूर्णांक होता है। मैंने चीजें थोड़ा सा डिफरेंट कर दी हैं। यहां पर मैं लिख सकता हूं 100 अंक का जो पूर्णांक होता है उसमें से 30 अंक का आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है। कितने अंक का? 30 अंक का आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है। और 70 अंक का आपका जो है सैद्धांतिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लिखित परीक्षा। ठीक है, अभी खंड और खंड ब पर हम बाद में आएंगे। पहले हम 100 अंक के पूर्णांक को डिवाइड करते हैं। तो 100 अंक के पूर्णांक में 30 अंक का आपका क्या होता है मेरे भाई? आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन होता है। और बाकी 70 अंक का आपका होता है लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, 70 अंक की लिखित परीक्षा, यानी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आंतरिक मूल्यांकन के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में हम वीडियो में लास्ट में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं 70 अंक वाले टॉपिक पर, लिखित परीक्षा के बारे में, कि इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो हम सबसे पहले आते हैं एग्जाम पैटर्न में। 70 अंक, जो हमारा 70 अंक का सवाल पूछा जाने वाला है, 70 अंक का, इसमें हमारे मेरे भाई जो है 2 पार्ट्स डिवाइड हैं। कितने पार्ट्स? 2। इसके 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से? इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूं। इसके 2 हिस्से हैं। कौन कौन से? पहला हिस्सा आपका, पहला पार्ट डिवाइड हो जाता है खंड अ और खंड ब। यहां पर खंड होते हैं। ठीक है, जब पेपर में यही 70 अंक का आपसे पूछा जाएगा, यानी जब आपके सामने पेपर होगा, मेन एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का पेपर 2027 में जब आप दे रहे होंगे, तो वहां पर 70 अंक का ही पेपर आपको मिलेगा। 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि ये स्कूल पर डिपेंड होता है।
और कैसे क्या चीजें करनी है उसके बारे में आपको एंड में अच्छे से बताऊंगा, आंतरिक मूल्यांकन के बारे में। पहले हम पेपर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में 70 अंक का पेपर आता है। ठीक, 100 अंक का नहीं आएगा, 70 अंक का, 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब 70 अंक में आते हैं। 70 अंक में मैं कंप्लीट इसका प्रॉपर सिलेबस भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कितने अंक का चैप्टर्स पूछा जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले इन चीजों पर ध्यान दीजिए। तो 70 अंक में 2 खंड डिवाइड हैं, खंड अ, ठीक है मेरे भाई, खंड अ और खंड ब, इस तरीके से पेपर पूछा जाएगा। तो खंड अ बहुविकल्पीय आधारित होंगे प्रश्न, और खंड ब आपका जो है वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। और उसके बाद यहां पर खंड ब में मैं लिख सकता हूं वर्णनात्मक प्रश्न। क्या लिख सकता हूं? वर्णनात्मक। यानी कि वर्णनात्मक का मतलब ये है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो कि कॉपी पेन पे लिखा जाता है, वो चीजें। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि हम भैया समझ गए, 2 खंड डिवाइड होते हैं, एक खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एक खंड में वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। तो भैया ये बात बताइए कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है कितने अंक का आता है, और वर्णनात्मक प्रश्न कितने अंक का आता है? तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है आपका मेरे भाई, वो आपका आता है 20 अंक का। कितने अंक का? 20 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अगर वह 20 अंक का आता है तो वर्णनात्मक प्रश्न आपके कितने अंक के हो जाएंगे? 50 अंक। 70 में से 20 गया 50, तो नहीं 50 अंक का वर्णनात्मक। इतनी बात तो हम समझ गए। लेकिन एक चीज यहां पर 2023 से जब पैटर्न में बदलाव हुआ, एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आए, तो जब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रख दिए गए, तो उसी समय एक नई चीज जो है आई, जिसको हम क्या कहते हैं? ओएमआर शीट। यानी ये जो 20 अंक का हमें पेपर करना होगा, इसको हमें किस पर करना होगा मेरे भाई? इसको थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूं। इसे हमें जो है ओएमआर शीट पर करना होगा। ओएमआर शीट, ओएमआर शीट। ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है, क्या कैसे करना है, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। तो ऊपर आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा लिंक, उस पर क्लिक करके ओएमआर शीट के बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके से आपको ओएमआर पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको ओएमआर शीट फिल अप करना है। 20 अंक का जो पेपर होना है वो हमें ओएमआर शीट पर ही भरना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और 50 अंक को हमें पेपर मतलब कॉपी पर लिखना है। कॉपी एग्जाम वाले देंगे, उसी पर लिखना है, कॉपी पर हमें इसको लिखना है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। यानी 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न होता है जो कि कॉपी पर लिखना है, 20 अंक का ओएमआर शीट पर हमें फिलअप करना होता है। कैसे भरना, वो चीजें मैंने जैसा कि कहा ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में कंप्लीटली आपको बता दिया है कि खंड अ और खंड ब। अब हम खंड अ आपको समझ में आ गया, 20 अंक का ऑब्जेक्टिव आता है। अब सीधा चलते हैं अपने खंड ब पर। उस पर आने से पहले यहाँ पर मैं संस्कृत के पाठ्यक्रम पर आता हूं। अब यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल चुका है, यानी कि पेपर इस तरीके से पूछा जाना है। अब एग्जाम पैटर्न तो हमें पता चल गया है भैया, लेकिन अब इसमें सवाल कहां से आने वाले हैं, यानी किन किन चैप्टर्स से, किन किन टॉपिक से सवाल आने वाले हैं। तो हम पाठ्यक्रम पर आते हैं। संस्कृत का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है? तो सबसे पहले पाठ्यक्रम पर आने से पहले, चैप्टर्स पर आने से पहले मैं कुछ चीजें यहां पर आपको पहले बता देना चाहता हूं कि संस्कृत जो है 2 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 2 भागों में। यहां पर भैया आपने कहा संस्कृत 2 भागों में डिवाइड है, तो 2 पार्ट्स कर लेते हैं। तो यहां पर ये पहला और ये आपका दूसरा। जो पहला भाग है इसको हम क्या कह सकते हैं? संस्कृत व्याकरण। पहला भाग हम क्या कहेंगे? संस्कृत। पेन मोटा चल रहा है, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। हाँ, इसको हम क्या कहेंगे? संस्कृत व्याकरण। और जो दूसरा भाग है इसको हम क्या कहेंगे? गद्य, पद्य और कथा नाटक कौमुदी, या फिर हम इसको आशुपाठ भी कहते हैं। ठीक है, आशुपाठ। अब यानी कि 2 भाग तो डिवाइड हो गए संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत में हमें कितने अंक का पेपर करके आना है? 70 अंक का। इतनी चीज तो हमने पहले ही देख ली। 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन। 70 में एक व्याकरण होता है, संस्कृत व्याकरण, और एक गद्य पद्य और आशुपाठ। तो भैया संस्कृत व्याकरण से कितने अंक के सवाल आते हैं? तो मेरे कहने का मतलब है संस्कृत व्याकरण से टोटल 35 अंक का सवाल आता है। अगर भैया यहां से 35 अंक का सवाल आता है, 70 कुल पूर्णांक है, तो यानी कि यहां पर भी
35 अंक का आपका गद्य पद्य और आशुपाठ आता होगा। यानी कि 35 अंक का यह, 35 अंक का यह, यानी कि व्याकरण भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका गद्य पद्य और कथा नाटक कौमुदी। यानी ये वाला पार्ट भी उतना ही वेटेज रखता है जितना कि गद्य पद्य और कथा नाटक कौमुदी। तो संस्कृत व्याकरण और गद्य पद्य आशुपाठ, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक संस्कृत व्याकरण वाला प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एक गद्य पद्य आशुपाठ, जिसमें गद्य पद्य और आशुपाठ से रिलेटेड चैप्टर्स और यहाँ पर संस्कृत व्याकरण से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 35 अंक और 35 अंक। तो अब हम जान लेते हैं कि गद्य पद्य और आशुपाठ में कि गद्य से कितने अंक का सवाल पूछा जाता है, पद्य से कितने अंक का सवाल पूछा जाता है और आशुपाठ से। उसको जानने से पहले हम पहले गद्य पद्य और आशुपाठ के चैप्टर्स को जान लेते हैं। ठीक है, गद्य पद्य और आशुपाठ के चैप्टर्स को जान लेते हैं। तो भैया यहाँ पर संस्कृत गद्य भारती में ये चैप्टर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत गद्य भारती में कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला है वैदिक मंगलाचरण, ये चैप्टर 0 यानी बेसिक टॉपिक है। इससे सवाल वैसे आते नहीं है, ये आपको मतलब थोड़ा सा समझने के लिए, मतलब अर्थ के रूप में बस आप इसको पढ़ लीजिएगा, 2 पैराग्राफ है बस, उतना काम है, ये पेपर में आता नहीं जल्दी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत गद्य भारती में कितने चैप्टर्स हैं? 12। अब यहाँ पर भैया आपने कहा कि संस्कृत गद्य भारती में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 12, जिसमें पहला चैप्टर है कवि कुलगुरु कालिदास है। पहला चैप्टर कौन सा है? कवि कुलगुरु कालिदास है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है जिसको हम क्या कह सकते हैं? उद्भिज्ज परिषद। दूसरा चैप्टर कौन सा है? उद्भिज्ज परिषद। तीसरा चैप्टर नैतिक मूल्यांकन। इन चैप्टर्स को मैंने लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट लेना चाह ले सकते हैं। इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो 9598509664 पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर नैतिक मूल्यांकन, फिर विश्व कवि रविंद्र है, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातियेयम, ये आपका चैप्टर नंबर 5 है। क्या भैया 12 के 12 चैप्टर पढ़ने हैं? 12 के 12 चैप्टर आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहूंगा स्मार्ट वर्क अगर आप करना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ लगभग 7 से 8 चैप्टर्स अगर आप केवल पढ़ते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। वैसे तो 6 में ही हो जाएगा, लेकिन अगर वैसे तो आपके पास प्रॉपर पूरा समय है, साल भर का टाइम है, 8 से 10 महीने का समय है, तो मैं कहूंगा कि 12 के 12 चैप्टर आप तैयार करके ही जाइए। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है। लेकिन बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या चीजें पढ़नी है आपको। सबसे पहले अभी अब सिलेबस पर बात करते हैं। आदि शंकराचार्य 6ठा चैप्टर है। संस्कृत भाषा या गौरवम, ये आपका 7वां चैप्टर है। मदन मोहन मालवीय, ये आपका 8वां चैप्टर है। जीवनम निहितम वने, ये आपका 9वां चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद लोकमान्य तिलक है 10वां चैप्टर। गुरु नानक देवा, दीनबंधु ज्योतिबा फूले, यानी कि ये कुल मिलाकर के आपके 12 चैप्टर्स मैंने यहाँ पर 12 के 12 चैप्टर्स बता दिए गद्य भारती में। तो भैया ये बता दीजिए कि ये 12 चैप्टर पढ़ने पर मुझे अंक कितना मिलेगा? मैं 12 चैप्टर पढ़ तो लूंगा, लेकिन अंक कितने अंक का आएगा? तो यहाँ पर 12 चैप्टर अगर आप तैयार करते हैं तो आपके 11 अंक का सवाल यहाँ से आता है। कितने अंक का? 11 अंक का। यदि मैं सही हूं तो 11 अंक का सवाल आता है यहाँ से। चलिए इसको मैं बाद में बता दूंगा कितने अंक का सवाल आता है, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, इसको मैं आगे बता दूंगा। अभी चैप्टर्स मैं बता देता हूं पद्य पीयूषम का। संस्कृत पद्य पीयूषम के 7 चैप्टर्स होते हैं, मतलब सिलेबस में आपके 7 चैप्टर्स हैं। लक्ष्य वेद परीक्षा, ये पहला चैप्टर है। उसके बाद वृक्षाणाम चेतनत्वम दूसरा है। उसके बाद सूक्ति सुधा तीसरा है। शांति सौख्यम चौथा। विद्यार्थी चर्या 5वां। गीतामृतम 6ठा। जीव्याद भारतवर्षम, ये आपका 7वां चैप्टर है। यानी ये 7 चैप्टर्स आपको संस्कृत पद्य पीयूषम में पढ़ने हैं। उसके आगे बढ़ते हैं संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में। महात्मनः संस्मरणानि कारुणिको जीमूतवाहनः धैर्य धनः धैर्य धना ही साधव, ये आपका तीसरा चैप्टर है। यौतुक पाप संचय, ये 4था। भोजस्य शल्य चिकित्सा 5वां। ज्ञानम पूपतरम सदा, ये आपका 6ठा। और 7वां चैप्टर वयम भारतीया। ये 7 चैप्टर्स हैं आपके संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के। ये 3 पार्ट्स डिवाइड थे, गद्य पद्य और कथा नाटक कौमुदी या फिर आशुपाठ जिसको हम कहते हैं, जिनमें 7 चैप्टर आपका कथा नाटक कौमुदी में, 7 चैप्टर पद्य पीयूषम में, और यहाँ पर 12 चैप्टर संस्कृत गद्य भारती में है, जैसा कि मैंने यहाँ पर सभी चैप्टर्स को लिख दिया है। अब यहाँ पर इन चैप्टर्स को आपने अच्छे से तैयार कर लिया है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर संस्कृत पाठ्यक्रम मैंने बता दिया है। गद्य पद्य और आशुपाठ ये वाला हमने आपको क्लियर करा दिया। अब हम आते हैं संस्कृत व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, इस पर चर्चा
कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले यहाँ पर गद्य से कितने अंक का सवाल पूछा जाता है, पद्य से कितने अंक का सवाल पूछा जाता है और आश उपाठ से कितने अंक का सवाल पूछा जाता है, और सवालों के टाइप्स क्या होते हैं, सवाल किस प्रकार से आते हैं, ये बताना है। तो ये चीजें मैं आपको आइए फटाक से बता देता हूं। तो यहां पर चलते हैं, यहां पर अगर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे जाएगा, क्या मिलेगा यहां पर, यदि मैं अगर देखूं तो संस्कृत से, संस्कृत जो कक्षा 10 का संस्कृत है 35 अंक का आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया खंड का गद्य पद्य और आशुपाठ से सवाल आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब गद्य से कितने अंक का सवाल आता है, तो 11 अंक का, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था गद्य से 11 अंक का सवाल आता है, ठीक है भैया मैं समझ गया। और यहाँ पर कौन कौन से सवाल आते हैं, गद्य से 3 सवाल पूछा जाएगा। पहला होगा गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद करने के लिए 4 अंक आपको मिलेंगे, ठीक है 4 अंक। उसके बाद पाठ का सारांश आपको लिखना होगा जिससे आपको 4 अंक मिलेंगे। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 3, जिससे आपको 1-1 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न, 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, 3 अंक यहाँ से, यानी कुल मिलाकर के 11 अंक आपका हो गया। उसके बाद पद्य में आते हैं, तो पद्य में श्लोक पढ़ना है, सूक्त की हिंदी में मतलब श्लोक की हिंदी में व्याख्या करनी है, संदर्भ सहित कैसे संदर्भ लिखना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हिंदी की मतलब सूक्त की हिंदी में व्याख्या, ये सूक्त क्या होती है इसको भी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर श्लोक सूक्त, ये 4 अंक का श्लोक और 3 अंक का सूक्त पूछा जाता है। किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ, यानी भैया श्लोक तो संस्कृत में होता है और उसका अर्थ भी लिखना होगा संस्कृत में। हाँ, श्लोक 2 लाइन की जो श्लोक होती है, 3 लाइन की 4 लाइन की भी होती है, 2 लाइन की भी, तो 2 लाइन की जो श्लोक होती है उस श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना है। ये मैं कैसे लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो 4 अंक यहाँ से, कुल मिलाकर के 15 अंक का आपका ये पद्य वाला पार्ट हो जाता है। और बहुविकल्पीय प्रश्न आपका यहाँ से 4 अंक का आता है, यानी 4 4 4 और 3 मिलाकर के 15 अंक का आपका पद्य हो जाता है। ये थोड़ा सा मैं इसको साफ क्लियर कर दूं। हाँ, अब उसके बाद आशुपाठ से, आशुपाठ से पाठ का जो पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में पूछा जाता है, हिंदी में पात्र का चरित्र चित्रण लिखना होगा जिसके लिए 4 अंक मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत में देना होगा, एक प्रश्न होता है 2 अंक मिलते हैं, यानी 2 अंक वहां पर मिल जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होगा 3 अंक यहाँ पर। कुल मिलाकर के आशुपाठ से 9 अंक का सवाल आता है, यानी कि भैया गद्य से 3 सवाल पूछे जाएंगे 11 अंक मिलेंगे, पद्य से 4 सवाल पूछे जाएंगे 15 अंक मिलेंगे, आशुपाठ से 3 सवाल पूछे जाएंगे और 9 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम अगले खंड पर आते हैं, संस्कृत व्याकरण खंड ख पर। जैसा कि मैंने आपको कहा संस्कृत व्याकरण खंड ख ये आपका हो गया है, पेन ले लूं। हाँ, खंड ख व्याकरण अनुवाद और रचना, ये आपका जो है खंड ख है, जिससे 35 अंक का सवाल आने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जो पहला टॉपिक है व्याकरण का, पहला टॉपिक है प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान, जिससे 2 अंक के सवाल आने हैं ऑब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसके बाद संधि पर आते हैं, एक हल संधि होता है जिसमें क्या पढ़ना है, मोनुस्वारः पढ़ना है, अनुस्वार से परस्वरः पढ़ना है। विसर्ग संधि में आपका विसर्जनीय ये संधि आपको पढ़नी है। ये सभी टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, यदि आप कमेंट करते हैं तो। ये 2 अंक यहाँ पर मिल गए। शब्द रूप में यदि एक भी कमेंट आता है तब भी, अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं, अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं और आपको लग रहा है कि नहीं भैया आप मुझे पढ़ा दीजिए चीजें, तो मैं कमेंट करेंगे, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। शब्द रूप पुल्लिंग पितृ भवत भगवत गो करिन राजन, ये अगर आप पुल्लिंग में पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग में ये रूप आपको पढ़ना है। शब्द रूप नपुंसक लिंग में ये, यानी इतना अगर आप शब्द रूप तैयार करके जाएंगे तो 2 अंक यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद जब आप धातु रूप को तैयार करेंगे, ये प्रश्नपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, ये आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे भले ही, लेकिन ये 3 प्रकार के होते हैं धातु रूप, और इन धातु रूप को अगर आप तैयार करते हैं तो 2 अंक यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। समास से, यानी इतना तैयार करने के बाद 2 अंक बहुत आसान सा होता है, अगर एक एक आप तैयार कर लेते हैं तो 2 अंक आराम से बन जाए, बहुत ईजी होता है, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं होता है। और उसके बाद समास, समास में केवल 3 समास पढ़ना है आपको, समास में 3 समास आपको पढ़ना है। समास में आपको 3 समास पढ़ना है, अव्ययी भाव द्विगु और बहुव्रीहि, ये समास आप पढ़ेंगे तो 2 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। कारक में ये आपको पढ़ना है, कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्मण द्वितीया, साधकतम करणम,
कर्तृ कर्णयो तृतीया, उसके बाद कर्मणा यम विप्रैत संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने ध्रुवम पाए अपादानम, अपादाने पंचमी आधारो अधिकरणम और सप्तम अधिकरणे च। ये जो यहाँ पर क्या कहते हैं कारक और विभक्ति के प्रकार हैं, यहाँ पर यदि आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो 2 अंक यहाँ से भी आपके पक्के हो जाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद 7वें टॉपिक पर आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय बहुत आसान सा टॉपिक होता है, इतना प्रत्यय आपको तैयार करके जाना है। कत प्रत्यय, कतवतु, कतिन, कत्वा, ल्यप, सर्त्री, शानच, तुमुन, मतुप, ठक, त्व, तल, टाप, अनियर, इन। अगर इन प्रत्ययों को आप तैयार करते हैं तो 2 अंक। प्रत्यय का मतलब होता है जो आपके शब्द के अंत में लगे और शब्द के अर्थ को बदल दे, उसको हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। शब्द के अंत में लास्ट में लगता है और शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसको हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग इसमें नहीं पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में पढ़ना है, लेकिन संस्कृत में केवल प्रत्यय तैयार करके जाना है। लेकिन इस प्रत्यय के मतलब इस प्रत्यय को आप जब पढ़ेंगे तो वो हिंदी वाले से डिफरेंट आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वाच्य परिवर्तन जब हम तैयार करेंगे, थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, कहने का ये मतलब है। अब 8वां वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन 3 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का? 3 अंक का आपका वाच्य परिवर्तन आता है। उसके बाद अनुवाद पर आते हैं। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद 3 वाक्य आप यानी कुल मिलाकर के आपको 5 वाक्य मिलते हैं। कितने वाक्य मिलते हैं? 5 वाक्य। आपको कुल मिलाकर के 5 वाक्य मिलते हैं, जिनमें से आपको 3 करने होते हैं, जिसके लिए 2-2 अंक निर्धारित हैं। यानी 3 के तीनों अगर आपके सही होते हैं तो 6 अंक आपको मिल जाएंगे। अगर कोई 2 सही है तो 4 अंक, 1 सही है तो 2 अंक, ठीक। उसके बाद रचना में आते हैं। संस्कृत निबंध कम से कम 8 वाक्य। आप 8 वाक्य का निबंध लिखेंगे और 8 अंक। सबसे आसान, सबसे इजी टॉपिक यही है और सबसे ज्यादा अंक देकर के जाएगा आपको 8 अंक, ठीक है। संस्कृत निबंध। संस्कृत पदों का वाक्यों में प्रयोग, यहां से आपके 2 गुणे 2 यानी 4 अंक यहां से आपके पक्के हो जाएंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये संस्कृत व्याकरण के ये 35 के 35 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। ये 35 के 35 टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाएंगे, चलिए मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यार कहाँ गया ये, जूम इन ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब क्या क्या पढ़ना है, जैसे निर्धारित पाठ्य पुस्तक में जैसा आप पूछ रहे होंगे कि जो है भैया यहाँ पर जो क्या कहते हैं निबंध कौन कौन सा तैयार करना है, तो यहाँ पर मैं निबंध आपको बता दूं। ये निबंध यानी ये निबंध आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के 1 सेकेंड, हाँ, कुल मिलाकर के ये आपके 24 निबंध हैं। तो क्या 24 को 24 तैयार करने हैं? नहीं। इसके लिए मैंने टॉप 5 निबंध बताया हुआ है। इसको सेपरेट वीडियो में कैसे लिखना है, क्या चीजें करनी है, उसको बताया हुआ है पहले ही। लेकिन इस बार मैं अच्छे से सेपरेट एक ही वीडियो बनाऊंगा, उसमें 5 के 5 निबंध कवर होंगे और उससे आपके केवल 40 वाक्य मैं आपको बताऊंगा। कितने वाक्य? 40 वाक्य। और वहीं से आपके 8 अंक पक्के हो जाएंगे। केवल आपको 40 वाक्य याद करना है संस्कृत का। मैं संस्कृत का 40 वाक्य आपको दूंगा, जिससे आपके 8 अंक पक्के हो जाएंगे, बात खत्म। उसके बाद ये 24 आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बाकी चीजों पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। और उसके बाद सिलेबस तो मैंने बता ही दिया है, सारी चीजें हो गई हैं। जैसा कि मैंने कहा आंतरिक मूल्यांकन के बारे में बताना है था लास्ट में। तो आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक का आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैसे ये 2025-26 का मैंने लिया है, या फिर अभी 2026-27 वाला जो मेन वो सिलेबस नहीं आया है, लेकिन 99.99% यही सिलेबस होगा, ठीक है। 99.99% केसेस में सिलेबस यही रहने वाला है। हाँ, ये भले हो सकता है कि एक आध सवाल मुश्किल से एक आध क्वेश्चन हो सकता है बदल जाए, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि बदलेगा। हर बार सिलेबस ही बदलते रहेंगे। भी 23 में बदला, 24 में, 25 में, हर साल सिलेबस ही बदला जा रहा है। जब से कोविड हुआ है उसके बाद से पाठ्यक्रम में बदलाव ही बदलाव हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई चेंजेस आएंगे। तो ये मान करके चलिए 2026-27 वाला ही सेशन है आपका, ठीक है, पूरा पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर 30 अंक का आपका मिलेगा, जो कि प्रथम आंतरिक मूल्यांकन मौखिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा होगी। मौखिकली जो ओरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां से 10 अंक आपको मिलेंगे। और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन रचनात्मक लेखन आधारित परीक्षा होगी, जिससे 10 अंक। और यहाँ पर 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, यानी मंथली टेस्ट, जो मंथली जो आपके एग्जाम्स होंगे, जिसमें आपको आपका टेस्ट लिया जाएगा। और कितने टेस्ट होंगे? 4, 1, 2, 3, 4, 5। यानी पहले मंथ में, यानी मई माह में जो आपका टेस्ट होना है एमसीक्यू आधारित होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर 2.5 अंक मिलेंगे। और उसके बाद द्वितीय मासिक परीक्षा होगी वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित, या फिर इसको अगर पैटर्न में तोड़े, अगर एकदम आसान पैटर्न में मैं अगर कहूं
तो इसको 2 अंक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से मिलेंगे, 3 अंक आपको यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्नों से मिलेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों से जब आप नवंबर माह में तृतीय मासिक परीक्षा देंगे, ऑब्जेक्टिव का 2 अंक यहाँ से, और दिसंबर माह में जब आप चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों का देंगे तो 3 अंक यहाँ से। ओवरऑल अगर आप इन टेस्टों को अच्छे से देते हैं, इसमें पूरे के पूरे अंक हासिल करते हैं, तो 3 2 5 5 2 7 3 10 अंक यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 30 अंक का आपका पूरा का पूरा आंतरिक मूल्यांकन होता है। और यह जो टेस्ट होते हैं, आपके टेस्ट किस पर आधारित होते हैं, यही जो मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस बताया है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस बताया है, इसी पर आधारित होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको सिलेबस बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और इस प्रकार से पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अभी सेशन एंड नहीं हुआ है, अभी आपको जाना नहीं है। कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देना चाहता हूँ। सिलेबस में मैंने एग्जाम पैटर्न में बताया 100 अंक का पूर्णांक होता है, 30 अंक और 70 अंक लिखित परीक्षा, 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन। उसके बाद 70 अंक में खंड और खंड बहुविकल्पीय प्रश्न और वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न को कॉपी पर लिखा जाता है और बहुविकल्पीय प्रश्न को एमआर शीट पर। उसके बाद फिर संस्कृत, ज्यादा आगे चले गए क्या, हाँ, संस्कृत के पाठ्यक्रम पर आते हैं। तो जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है 70 अंक का पूछा जाता है, जिसमें संस्कृत व्याकरण 35 अंक और गद्य पद्य आशुपाठ 35 अंक का पूछा जाता है। और यहाँ पर जो संस्कृत गद्य भारती है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने एकदम अच्छे तरीके से समझा दिया है। ये आपका जो संस्कृत गद्य भारती वाला टॉपिक है, यहाँ से आपके जो है कुल मिलाकर के जो क्या कहते हैं, कितने अंक का सवाल पूछा जाता है, 11 अंक का, 11 अंक का सवाल पूछा जाता है। कुल मिलाकर के संस्कृत गद्य भारती से 11 अंक का सवाल पूछा जाता है। काफी डिले चल रहा है। और संस्कृत पद्य पीयूषम से 14 अंक का सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर 14 अंक यहाँ पर, 11 अंक वहां पर, और बाकी 14 11 15 और यहाँ पर ये 9 अंक का आपका पूछा जाता है। 9 अंक का आपका यह वाला टॉपिक पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये 11 अंक का या फिर 12 अंक का, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 11 अंक 15 अंक का होता है। ये यही तो मिस्टेक हो जाता है, तभी तो 35 आ ही नहीं रहा है। तो ये यहाँ पर 15 अंक का पूछा जाता है। संस्कृत पद्य पीयूषम 15 अंक का, जो संस्कृत गद्य भारती 11 अंक का। उसके बाद यहाँ पर जो है 9 अंक का आपका कथा नाटक कौमुदी। ठीक है, तो अब इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया है। और साथ ही साथ जाने से पहले, अगर आप साइंस का जो है बैच अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, साइंस अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एक फुल कोर्स, तो यूट्यूब पर मैं क्लासेस लेता ही रहता हूं। और साथ ही साथ शतक 2027 बैच में अगर आप ज्वाइन होते हैं, कैसे ज्वाइन होना है मैं आगे बताऊंगा। तो अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो आपको मतलब जो है कंप्लीट फ्री नोट्स क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, शतक 2027 बैच में यदि आप ज्वाइन होते हैं। और यहाँ पर साथ ही साथ जो स्टूडेंट 100 में 100 लाएगा, उसके लिए उसके नाम पर नेक्स्ट ईयर बैच रख दिया जाएगा। यानी शतक 2027 बैच हटा करके हर्ष बैच, अगर आपका नाम है संकल्प, नाम है संकल्प बैच, शिखर नाम है शिखर बैच, और यहाँ पर आपकी फोटो होगी। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर, इस नंबर पर मुझे मतलब ओवरऑल मैसेज कर दीजिएगा, तो उस सीरीज में, उस शतक 2027 बैच में मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है, 9598509664 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप। बस कंप्लीट सिलेबस मैंने बता दिया। कोई भी डाउट आपका रह रहा हो, वैसे तो लगभग 99.99% मैंने आपके डाउट्स को का खात्मा कर दिया है। बाकी कुछ एक डाउट अगर आपके रह जाते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा टारगेट है 95 प्लस लाना, 95% प्लस स्कोर करना बोर्ड एग्जाम 2027 में। तो इसी के साथ चलते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी। और साथ ही साथ जाने से पहले स्क्रीन पर आपको साइंस का कंप्लीट कोर्स का प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और उस प्लेलिस्ट को सेव करिए और वहां से कंप्लीट वीडियोस को, साइंस के वीडियोस को देखना स्टार्ट करिए। और हाँ, मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।